2095 का समय है। धरती की हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि दिन में भी सूरज दिखाई नहीं देता था। हवा इतनी जहरीली थी कि बाहर निकलने वाले हर इंसान को गैस मास्क पहनना जरूरी था। चारों तरफ हरियाली गायब थी, पेड़ पौधे जैसे खत्म हो चुके थे। इसी अंधेरे वक्त में यूटीएस नाम की एक टेक्नोलॉजी कंपनी इंसानियत के लिए उम्मीद लेकर आई। उन्होंने धरती के वायुमंडल के बाहर एक आर्टिफिशियल प्लैनेट बनाया। वहाँ का इकोसिस्टम बिल्कुल धरती जैसा था और देखने में किसी जन्नत से कम नहीं था। लेकिन समस्या ये थी कि सिर्फ अमीर और ताकतवर लोग ही यूटीएस के नागरिक बन सकते थे। बाकी गरीब लोग इसी बर्बाद धरती पर रह जाते। बीमारी, गरीबी और सर्वाइवल की जद्दोजहद में कहानी का मेन कैरेक्टर तेहू एक मॉर्चुरी में खड़ा है। वो उम्मीद लगाए हुए है कि शायद उसे अपनी बेटी का डेड बॉडी मिल जाए जो एक स्पेस एक्सीडेंट में मारी गई थी। लेकिन तेहू इतना गरीब है कि उसके पास पैसे तक नहीं है। उसने स्टाफ को रिश्वत देने के लिए बस थोड़ा सा राइस ला कर दिया जो बड़ी मुश्किल से उसने कलेक्ट किया था। लेकिन स्टाफ ने राइस लेने से साफ इनकार कर दिया और तेहू को भगा दिया। तभी उनकी नजर उसके शूज पर पड़ी जो काफी महंगे लग रहे थे। उन्होंने तेहू से जूते छोड़ने को कहा। बेबस तेहू ने शूज उतार दिए और उसके बदले उसे बॉडीज का सेक्शन दिखाया गया। लेकिन वहाँ पहुंचकर उसकी उम्मीद टूट गई। वो लड़की उसकी बेटी नहीं थी। उसी वक्त दूसरी तरफ प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी। धरती के सबसे ताकतवर आदमी सलिवन मीडिया से बात कर रहा था। वही सलिवन जो यूटीएस का फाउंडर था और लोगों की नजर में किसी मिसाया से कम नहीं। हालांकि वो असल में 150 साल का था लेकिन दिखने में अभी भी 30 साल का लगता था। सलिवन ने पत्रकारों को एक नई प्लांट स्पीसीज दिखाई जो नॉर्मल पौधों से 10 गुना ज्यादा ऑक्सीजन रिलीज करती थी। उसने कहा कि उसका सपना है कि एक दिन मार्स को इंसानों का नया घर बना दिया जाए। वहीं दूसरी ओर तेहू अपने स्पेसशिप विक्ट्री को चला रहा था। उसका काम था स्पेस में तैरते हुए डिब्री और जंक को कलेक्ट करना। ये काम बेहद खतरनाक था क्योंकि ये टुकड़े गोलियों से भी तेजी से उड़ रहे थे। लेकिन गरीबों के लिए जैसे तेहू यही पैसा कमाने का सबसे आसान तरीका था। स्क्रैप इकट्ठा करके रिसाइकलिंग कंपनीज को बेचना। तेहू के साथ शिप पर और 3 लोग थे। खूबसूरत कमांडर जियांग, टैटू वाला टफ आदमी टाइगर और एक स्मार्ट रोबोट बैप। ये चारों मिलकर एक शानदार टीम थे। तेहू शिप चलाता था, जियांग पूरे ऑपरेशन को कंट्रोल करती थी, टाइगर स्क्रैप हैंडल करता था और बैप बाहर निकलकर काम करता था। मिशन शुरू हुआ। उन्होंने रोबोटिक आर्म से फ्लोटिंग डिब्री पकड़कर शिप की तरफ खींचा। इसी बीच एक चाइनीज शिप भी पीछे पीछे आ गया ताकि वही स्क्रैप छीन सके। लेकिन जियांग ने बड़ी चालाकी से रोबोटिक आर्म्स यूज करके उन्हें रोक दिया। जब पीछा और तेज हुआ तो तेहू ने शार्प पायलटिंग स्किल्स दिखाकर शिप को एक सोलर शील्ड के पास से निकाल दिया और दुश्मनों को चकमा दे दिया। काम खत्म होने के बाद तेहू आराम से पीछे की सीट पर बैठ गया। लेकिन तभी उसे पता चला कि उनका जहाज सीधा यूटीएस के रिस्ट्रिक्टेड एटमॉस्फेयर की तरफ बढ़ रहा है। उसने तुरंत कंट्रोल घुमाया और क्रैश से बचा लिया। मगर इस चक्कर में उनका शिप पास वाले सैटेलाइट का एंटेना तोड़ बैठा। आखिरकार विक्ट्री सेफली रिसाइकलिंग वर्कशॉप पर उतरा। स्क्रैप बेचकर उन्हें $500 से ज्यादा की कमाई हुई। लेकिन तेहू पैसे को हाथ भी नहीं लगा पाया था कि अथॉरिटीज ने उन पर $1000 का फाइन ठोक दिया सैटेलाइट एंटेना डैमेज करने के लिए। यानी जितना कमाया था वो जुर्माना भरने के लिए भी काफी नहीं था। विक्ट्री जहाज पर लौटने के बाद टीम के पास कोई खास काम नहीं था। सबने बोर्डम दूर करने के लिए ताश खेलने का फैसला किया। खेल शुरू हुआ तो तेहू और जियांग चुपके से साजिश कर रहे थे ताकि बैप के दांव पर लगी रकम हड़प सकें। तभी अचानक टाइगर चिल्लाया कि उसका राइस चोरी हो गया है। उसी वक्त उसकी नजर जियांग पर पड़ी जो बड़े आराम से खड़ी थी। टाइगर ने तुरंत मान लिया कि जियांग ने राइस लेकर उसे अल्कोहल में बदल दिया है। लेकिन असली कल्प्रिट कोई और नहीं बल्कि तेहू था। चाहे जितनी चालाकी दिखाई गई, आखिर में तो बैप ने उनकी सारी भारी रकम जीत ली। तेहू बहुत गुस्से में था क्योंकि उसने जियांग की बात मानकर दांव खेला था और हार गया। टाइगर ने राइस वापस मांगा लेकिन जियांग ने साफ मना कर दिया क्योंकि उसने राइस चुराया ही नहीं था। नतीजा ये हुआ कि तीनों आपस में लड़ते लड़ते इतने बुरी तरह भिड़ गए कि आखिर में सब थक कर फर्श पर गिर पड़। कुछ देर बाद सबने मिलकर एक पुराने स्पेसशिप के अवशेष को डिसमेंटल करना शुरू किया ताकि उसमें से कुछ यूजफुल पार्ट्स मिल सकें। शिप अपग्रेडिंग का काम चल ही रहा था कि तभी तेहू को कोई अजीब सी आवाज सुनाई दी। वो क्यूरियोसिटी में जाकर देखने लगा और शॉक हो गया जब उसने देखा एक छोटी सी लड़की अंदर छुपी बैठी थी। तेहू ने उसे उठा लिया और फैसला किया कि वो इस बच्ची को विक्ट्री जहाज पर ले जाएगा। टीम के बाकी लोग डर गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इतनी छोटी लड़की आखिर फ्लोटिंग स्पेसशिप के अंदर अकेली कैसे फंसी रह सकती है। सब इसी कंफ्यूजन में थे कि अचानक न्यूज चैनल पर एक इमरजेंसी खबर आई। यूटीएस की सेना एक रोबोट को तलाश रही थी। नाम था डॉरथी। न्यूज में बताया गया कि इस रोबोट को ब्लैक फॉक्स नाम की एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने चोरी कर लिया है। और शॉक की बात यह थी कि इस डॉरथी का रूप बिल्कुल उसी लड़की जैसा था जो अभी उनके जहाज में मौजूद थी। खबरों में बताया गया कि इस रोबोट के अंदर एक खतरनाक हाइड्रोजन बॉम्ब छुपाया गया है जिसकी तबाही अनइमेजिनेबल होगी। ये सुनकर सब घबरा गए और डर के मारे कमरे में बंद हो गए। थोड़ी देर सोचने के बाद
उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म करने की कोशिश की, लेकिन क्योंकि वे यूटीएस के नागरिक नहीं थे, इसीलिए इमरजेंसी कॉल करने की उनकी लिमिट थी। वे सिर्फ इमरजेंसी मैसेज भेज पाए। पुलिस के जवाब का इंतजार करते हुए उन्होंने फैसला किया कि डोरोथी को जहाज से बाहर कर देंगे। तय हुआ कि पत्थर कागज कैंची खेला जाएगा और जो हारेगा वही ये काम करेगा। गेम में हारने वाला टेहू निकला। वो जैसे ही डोरोथी को बाहर भेजने वाला था, अचानक डोरोथी ने उसका हाथ पकड़ लिया। डर के मारे टेहू भागकर एक साइन बोर्ड के पीछे छुप गया। फिर हिम्मत जुटाकर उसने लड़की का बैग उठा लिया और कमरे में ले जाकर सर्च किया। बैग को उलटते पलटते उसे एक मोबाइल फोन मिला जिसमें कैंग नाम के एक आदमी की कई मिस्ड कॉल्स पड़ी थीं। तभी टेहू के दिमाग में एक आइडिया आया। इसी बीच डोरोथी की आंखें अचानक नीली चमकने लगीं और सब हैरान रह गए जब उस छोटी बच्ची ने एक सूखे पेड़ को पल भर में फिर से हरा भरा कर दिया। अब टेहू और उसकी टीम ने सोचा कि अगर यूटीएस की सेना और ब्लैक फॉक्स दोनों ही डोरोथी को डेस्परेटली ढूंढ रहे हैं तो इसका मतलब ये लड़की बेहद कीमती है। टेहू ने सबको मनाया कि वो रैंसम डील करें, इतनी रकम जो उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं देखी। उन्होंने कैंग को कॉल किया और $2 मिलियन की फिरौती मांगी। और हैरानी की बात ये थी कि सामने वाले ने तुरंत हाँ कर दी और अगली सुबह एक शॉपिंग मॉल में मिलने का समय फिक्स कर दिया। भारी भरकम पैसे का ख्याल आते ही सबके चेहरे पर खुशी आ गई, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि उनकी सारी बात सलिवन छुप के सुन रहा था। उसने तुरंत यूटीएस फोर्सेस को आदेश दिया कि डोरोथी को हर हाल में पकड़ कर लाओ। मीटिंग के वक्त का इंतजार करते हुए डोरोथी की देखभाल की जिम्मेदारी टाइगर को दी गई। टाइगर ने उसके साथ वक्त बिताना शुरू किया। खेलते बातें करते हुए दोनों करीब आ गए। अब टाइगर डोरोथी को सिर्फ एक मशीन नहीं बल्कि एक रियल इंसान की तरह देखने लगा था। डोरोथी की हर हरकत, उसका मासूम चेहरा उसे एक असली बच्ची जैसा लग रहा था। जैसे ही अगली सुबह का समय करीब आया, टेहू और टाइगर ने सामान पैक किया और मॉल में मिलने की तैयारी करने लगे। लेकिन ठीक उसी वक्त अचानक एक पुलिस वाला उनके सामने आ गया। सब घबरा गए, डरने लगे कि कहीं उनकी पूरी योजना फंस न जाए। असल में वो पुलिस वाला किसी और मकसद से आया था। वो तो बस टाइगर के पहले भेजे गए इमरजेंसी मैसेज की जांच कर रहा था। लेकिन तभी उसकी नजर दरवाजे के पीछे किसी पर पड़ी। वो तुरंत देखने पहुंचा और लगभग डोरोथी को पकड़ ही लेता, मगर किस्मत अच्छी थी, लड़की समय रहते वहां से निकल गई और छुप गई। अब वक्त नजदीक था, सब बहुत टेंस थे। पुलिस वाले को जल्दी भगाने के लिए टेहू ने चोरी छुपे बैब का पैसा निकाला और उसे रिश्वत में थमा दिया। पुलिस वाला सिचुएशन समझ ही नहीं पाया था कि तभी जियांग ने उसके हाथ में पैसा दबाकर वीडियो रिकॉर्ड कर लिया और धमकी दी कि अगर वो तुरंत नहीं गया तो उस पर रिश्वत लेने का केस कर देंगे। नौकरी जाने के डर से पुलिस वाला वहां से भाग खड़ा हुआ। थोड़ी देर बाद टेहू और टाइगर मीटिंग स्पॉट पर पहुंच गए, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि चारों ओर पहले से सलिवन की भेजी हुई यूटीएस की स्पेशल फोर्सेस घात लगाए बैठी हैं। आखिरकार टेहू की मुलाकात कैंग नाम के उस आदमी से हो गई। सबसे पहले टेहू ने पैसे देखने की मांग की। कैंग ने एक सूटकेस सौंपा और अंदर सच में पूरे $2 मिलियन थे। पूरी टीम की खुशी का ठिकाना न रहा, लेकिन शौक तब लगा जब डोरोथी को सौंपने का समय आया। जिस बैकपैक में वो छुपी थी वो अब खाली था। सब घबराकर अलग अलग तरफ उसे ढूंढने लगे। डोरोथी उस वक्त एक डांस क्लब के बीचों बीच खड़ी थी। वो झिलमिलाती लाइट्स को मासूमियत से देख रही थी। जैसे ही लोगों ने पहचान लिया कि वो वही वॉकिंग बॉम्ब है, सब डर के मारे भागने लगे। शोर सुनकर जियांग और टाइगर वहां दौड़े। तभी अचानक यूटीएस सोल्जर्स ने क्राउड पर गोली चलानी शुरू कर दी। चारों तरफ आग और तबाही मच गई। जियांग और टाइगर डोरोथी को ढूंढ रहे थे, लेकिन हालात बहुत बिगड़ चुके थे। तभी अचानक एक अदृश्य शील्ड उनकी तरफ आ गई और गोलियों की बारिश से उन्हें बचा लिया। यूटीएस के सैनिक करीब पहुंचे, लेकिन टीम पहले ही छुप चुकी थी। वो किसी तरह वहां से बचकर जहाज पर लौट आए। तभी पता चला कि उस हलचल में उनका पैसों वाला सूटकेस गिर चुका था। टेहू गुस्से से पागल हो गया और कैंग से फिर संपर्क करना चाहता था, लेकिन जियांग ने उसका फोन तोड़ दिया क्योंकि उसे डर था कि फिर से कोई उन्हें सुन रहा होगा। तभी डोरोथी ने पहली बार अपनी असली पहचान बताई। उसने कहा, मेरा नाम डोरोथी नहीं, कॉनिम है। टाइगर ये सुनकर खुश हो गया और बोला कि नाम बहुत प्यारा है, लेकिन टेहू खुश नहीं था। उसे डर था कि यूटीएस के मुख्यालय में अगर उन्होंने एक चलती फिरती बॉम्ब जैसी बच्ची को साथ रखा तो उनकी मुसीबत और बढ़ जाएगी। उसी वक्त दूसरी ओर यूटीएस की हाई काउंसिल में बैठक हो रही थी। सलिवन समझा रहा था कि उनकी आर्टिफिशियल प्लेनेट बनाने की टेक्नोलॉजी की जड़ नैनोबॉट्स हैं। यही नैनोबॉट्स मार्स को भी रहने लायक बनाने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। लेकिन खतरा ये है कि अगर डोरोथी का बॉम्ब फट गया तो उससे एक क्रिटन वेव निकलेगी। ये क्रिटन वेव सारे नैनोबॉट्स को बेअसर कर सकती है। इसीलिए सलिवन ने आदेश दिया कि डोरोथी को जल्दी से जल्दी ढूंढा जाए। इधर टेहू और उसकी टीम रिसाइकलिंग फैक्ट्री में मौजूद थे। विक्ट्री जहाज की मरम्मत हो रही थी और उसमें ईंधन भरा जा रहा था।
तेहू अब भी पैसों के खोने की वजह से उदास था। तभी कॉनिम उसके पास आई और उसे एक टोमेटो प्लांट दिखाया। अब उस पर भरपूर फल लगे थे। तेहू के दिमाग में तुरंत पैसों का ख्याल आया। वो और कॉनिम मिलकर टोमेटोज तोड़ने लगे और उन्हें बेचने निकल गए। स्पेस स्टेशंस पर फ्रेश फूड बहुत रेयर होता है, इसीलिए लोग खरीदने के लिए टूट पड़े। कुछ ही देर में उनकी पूरी गाड़ी बिक गई और अच्छी खासी कमाई हो गई। इस दौरान कॉनिम सबके और करीब आ गई। बैप ने उसे बाकी क्रू मेंबर्स की कहानी सुनाई। उसने बताया कि टाइगर कभी एक मशहूर गैंगस्टर था। उसे अर्थ पर जेल हुई थी और फिर वो भागकर स्पेस में आ गया। लेकिन दिल से टाइगर अच्छा इंसान है। उसने जो भी इलीगल पैसा कमाया था वो सब गरीबों में बांट दिया। वहीं बैप असल में एक डेडली किलिंग मशीन था, जिसे खास टारगेट्स को मारने के लिए बनाया गया था। लेकिन अब उसका सिर्फ एक सपना है, पूरे बॉडी का ट्रांसप्लांट कराकर इंसान जैसा दिखना। बैप असल में एक किलिंग मशीन था, जिसे खास टारगेट्स को एलिमिनेट करने के लिए बनाया गया था। लेकिन अब उसका सिर्फ एक सपना है, पूरे बॉडी का ट्रांसप्लांट करा के इंसान जैसा दिखना। जहाँ तक तेहू की बात है, उसका अतीत सबसे दर्दनाक था। पहले वो यूटीएस की स्पेशल फोर्स का सबसे बड़ा कमांडर था। एक मिशन के दौरान उसने देखा कि एक न्यू बॉर्न बच्चा अपनी डेड माँ की गोद में पड़ा है। रूल्स के हिसाब से उस बच्चे को वापस धरती पर भेजना चाहिए था, लेकिन तेहू का दिल नहीं माना। उसने उस बच्चे को अडॉप्ट कर लिया। उस वक्त उसके पास थोड़ी पावर थी, इसलिए सब मैनेज हो गया। कुछ समय तक वो और उसका बेटा बहुत खुशहाल जिंदगी जीते रहे, लेकिन ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिक सकी। उस दिन से जब तेहू ने उस बच्चे की जान बचाई, उसने कसम खा ली कि वो कभी किसी इनोसेंट की जान नहीं लेगा। यही वजह थी कि वो मिशन पूरा नहीं कर पाया और उसे जॉब से निकाल दिया गया। एक ही पल में सब बदल गया। बाप बेटा दोनों गरीबी की मार झेलते हुए सड़कों पर आ गए। सर्वाइवल इतना मुश्किल हो गया कि दिन गुजारने के लिए उन्हें जद्दोजहद करनी पड़ी। एक बार एक्स्ट्रा पैसे कमाने के लिए तेहू ने गैम्बलिंग की, लेकिन उसी वक्त उसका जहाज स्पेस डिब्री से टकरा गया। कई लोग वैक्यूम में खींच लिए गए और उनमें उसकी बेटी भी थी। उसी दिन से तेहू अपनी बेटी को ढूंढने की कोशिश करता रहा, लेकिन उस तलाश में इतना पैसा लग रहा था कि वो हर हद पार करने को तैयार हो गया। पैसे कमाने के लिए कोई भी काम करने लगा। बस एक इंसान था जिसे इस बारे में कुछ पता नहीं था, कैप्टन जियांग। वो नहीं जानती थी कि तेहू किस वजह से यहाँ वापस आया है। इसी दौरान जब सब फैक्ट्री में काम कर रहे थे और कैंग से संपर्क की तैयारी कर रहे थे, तभी एक अजनबी अचानक कॉनिम को उठाकर भाग गया। टीम ने पीछा किया और आखिरकार टाइगर ने उस घुसपैठिए को पकड़कर हरा दिया। शॉक की बात यह थी कि वो लोग उनके ही कोलीग्स निकले जो उसी रिसाइकलिंग फैक्ट्री में काम करते थे। और सिर्फ इतना ही नहीं, वो सब ब्लैक फॉक्स नामक ऑर्गेनाइजेशन के सदस्य भी थे। थोड़ी पूछताछ के बाद उन्होंने सच बता दिया। पता चला कि ब्लैक फॉक्स असल में टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं था, जैसा यूटीएस दावा करता है, बल्कि वो लोग एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट्स थे जो पृथ्वी की रक्षा करना चाहते थे। और कॉनिम वो कोई रोबोट नहीं थी, असल में वो साइंटिस्ट कैंग की बेटी थी। कैंग यूटीएस की नैनोबॉट टेक्नोलॉजी पर काम करता था। कुछ साल पहले कॉनिम को एक अजीब न्यूरोलॉजिकल बीमारी हो गई थी जिसका कोई इलाज नहीं था। आखिरकार कैंग ने रिस्क उठाया और अपनी ही बेटी के शरीर में नैनोबॉट्स का इंजेक्शन दे दिया। ये नैनोबॉट्स स्पेशली प्रोग्राम्ड थे ताकि डैमेज्ड सेल्स को रिपेयर कर सकें। उम्मीद से भी ज्यादा अच्छा रिजल्ट आया। कॉनिम का नर्वस सिस्टम रिकवर होने लगा और उसकी बीमारी खत्म हो गई। लेकिन इसके साथ ही उसे एक खास पावर भी मिल गई। अब कॉनिम के अंदर मौजूद नैनोबॉट्स बाहर के नैनोबॉट्स से कम्युनिकेट कर सकते थे। मतलब वो न सिर्फ नैनोबॉट्स को कंट्रोल कर सकती थी, बल्कि प्लांट्स को फिर से जीवित कर सकती थी और नेचर को रिजनरेट करने की पावर भी उसके पास थी। सलिवन पहले ही ये खासियत जान चुका था। उसने ठान लिया था कि कॉनिम को कैंग से छीनकर मार्स ले जाएगा और अपने प्लान्स पूरे करेगा। सच तो ये था कि सलिवन कॉनिम को पृथ्वी को फिर से हरा भरा करने के लिए इस्तेमाल कर सकता था, लेकिन वो धरती के लोगों को नीच समझता था। ऐसे लोग जो बस प्रकृति को बर्बाद करते रहते हैं। उसकी नजर में ये लोग उस स्वर्ग के लायक ही नहीं थे जो उसने बनाया था। उसका असली प्लान ये था कि जैसे ही मार्स प्रोजेक्ट सफल होगा, कॉनिम को खत्म कर दिया जाएगा। लेकिन कॉनिम को मारना इतना आसान नहीं था, क्योंकि उसके अंदर नैनोबॉट्स हमेशा उसे प्रोटेक्ट कर रहे थे। इसीलिए सलिवन ने एक और कदम उठाया। उसने सीधे रिसाइकलिंग फैक्ट्री के बीचों बीच एक हाइड्रोजन बॉम्ब छुपवा दिया ताकि कॉनिम को वहीं ले जाया जाए और बम के धमाके से पूरी धरती की सतह तबाह कर दी जाए। सलिवन का असली मकसद साफ हो गया था। वो कॉनिम को लेकर हाइड्रोजन बॉम्ब के साथ ब्लास्ट करना चाहता था। उस धमाके से पूरी धरती की सतह तबाह हो जाती और 3 अरब से ज्यादा लोग मर जाते। तब मार्स इंसानों का नया घर बन जाता और सलिवन को फिर से एक मसीहा की तरह पूजा जाता। अब तेहू और उसकी टीम को
सलिवन का असली चेहरा समझ आ चुका था। बाहर यूटीएस की आर्मी ने चारों ओर से घेर लिया था। तेहू जल्दी से कोनीम को लेकर वेंटिलेशन पाइप में छुप गया। उनकी हलचल ने सोल्जर्स का ध्यान खींच लिया और जल्द ही उन्होंने उनकी जगह पकड़ ली। तुरंत गोलियों की बौछार शुरू हो गई। तेहू फिर से कोनीम को लेकर भागने लगा। जब वो विक्ट्री जहाज तक पहुंचा तभी यूटीएस की फीमेल कमांडर ने उसे पकड़ लिया। उसने कोनीम को कसकर पकड़ लिया और दोनों नीचे गिर पड़े। लग रहा था अब सब खत्म हो गया, लेकिन ठीक उसी वक्त टाइगर रस्सी लेकर आया और समय रहते कोनिम को खींचकर बचा लिया। विक्ट्री जहाज ने पूरी ताकत लगाकर वहां से एस्केप किया, लेकिन बदकिस्मती से एक मिसाइल ने जहाज को हिट कर दिया। कंट्रोल खराब हो गया और विक्ट्री सीधे उस डेंजरस डेब्री फील्ड में गिर पड़ा। ये वही जगह थी जहां अरबों नैनोबॉट्स मौजूद थे जो किसी भी मेटल को पल भर में जला सकते थे। जहाज धीरे धीरे टूटने लगा। सबको लगा अब मौत तय है। अचानक विक्ट्री की आंख जैसी लाइट्स बदलने लगी और उसी समय नैनोबॉट्स जहाज से हट गए। सब शॉक में थे, लेकिन कोनिम की पावर काम कर रही थी। उसकी वजह से नैनोबॉट्स ने जहाज को छोड़ दिया और विक्ट्री सेफली डिब्री फील्ड से निकल गया। इसके बाद टीम मीटिंग स्पॉट की तरफ बढ़ी ताकि बच्ची को वापस कैंग को सौंप सकें। आखिरकार पिता और बेटी की मुलाकात हो गई, लेकिन तभी जियांग को एहसास हुआ कि उनके आसपास इलेक्ट्रिक बॉम्ब्स लगाए गए हैं। वो दूसरों को वार्न कर पाती। इससे पहले ही एक जोरदार ब्लास्ट हुआ जिसने सबको हिला दिया। पूरा बिजली सिस्टम ठप पड़ गया। रोबोट्स तक बंद हो गए। तभी यूटीएस के सोल्जर्स अचानक घुस आए और सबको मार डाला, बस विक्ट्री जहाज की टीम को छोड़कर। कोनिम तो किसी तरह बच गई, लेकिन कैंग और ब्लैक फॉक्स के बाकी सारे सदस्य मार दिए गए। सीन इतना भयानक था कि हर तरफ लाशें बिखरी थीं। थोड़ी देर बाद खुद सलिवन वहां पहुंचा। उसका चेहरा बिल्कुल ठंडा और बेरहम था। उसने विक्ट्री की टीम को छोड़ दिया, लेकिन दया दिखाने की वजह से नहीं। उसका मकसद था कि ये लोग अपनी आंखों से देखें कि धरती कैसे खत्म हो रही है। असल में पहले जियांग यूटीएस में एक जीनियस वेपन्स इंजीनियर थी, लेकिन जब उसे सलिवन की असली सच्चाई पता चली तो उसने संगठन छोड़ दिया और कई बार उसे मारने की कोशिश भी की, मगर हर बार असफल रही। अब सब बेहोश थे, बस तेहू होश में था। सलिवन ने उसके सामने बिना झिझक अपने असली प्लान्स बता दिए। उसने साफ कहा कि धरती को खत्म करना ही उसका अल्टीमेट गोल है। फिर उसने तेहू की कमजोरी पर वार किया। उसने पैसे का लालच दिया। सीधे $4 मिलियन उसके सामने फेंक दिए। एक वक्त का पावरफुल कमांडर भी उस पैसे को देखकर हिल गया। सलिवन को मजा आया कि इंसान पैसे के सामने कितनी जल्दी झुक जाते हैं। इसके बाद वो अपने सोल्जर्स के साथ वहां से चला गया, तेहू को पैसों के ढेर के साथ छोड़कर। कुछ देर बाद बाकी क्रू होश में आए, लेकिन अब सबकी सोच एक जैसी नहीं थी। जहां जियांग और टाइगर ने साफ कह दिया कि वो कोनिम को बचाने के लिए जान पर खेल देंगे, वहीं तेहू ने इसका विरोध किया। उसने कहा कि सलिवन से लड़ना नामुमकिन है। बेहतर होगा सब अपनी रकम ले लें और चुपचाप निकल जाए। दूसरी ओर टीवी पर सलिवन एक बार फिर लोगों के सामने मसीहा की तरह आया। उसने घोषणा की कि मार्स का पुनर्निर्माण पूरा हो चुका है। साथ ही रिसाइकलिंग फैक्ट्री में हाइड्रोजन बॉम्ब को एक्टिवेट करने का आदेश दे दिया और सोल्जर्स को सख्त निगरानी रखने को कहा। इस बीच तेहू अपनी खोई हुई बेटी की यादों में डूबा बैठा था। वो खबर का इंतजार कर रहा था, लेकिन इंतजार करते करते उसकी आंखें भर आईं। उसने बेटी की डायरी खोली। उसमें लिखी बातें पढ़ते पढ़ते उसकी आंखों से आंसू बह निकले। आखिरी पन्ने पर लिखा था, मैं भी अपने पापा की तरह एक अच्छा इंसान बनना चाहती हूँ। ये पढ़कर तेहू अंदर तक हिल गया। डायरी का आखिरी पन्ना पढ़ते पढ़ते तेहू की आंखें भर आईं। उसमें लिखा था, मैं भी अपने पापा की तरह एक अच्छा इंसान बनना चाहती हूँ। ये पढ़कर जैसे उसके दिल पर गहरा झटका लगा। उसने ठान लिया कि वो अपनी बेटी को ऐसे अकेला नहीं छोड़ सकता। उसी पल उसने वापस विक्ट्री जहाज लौटकर कोनिम को बचाने का फैसला किया। पूरा क्रू एक बार फिर इकट्ठा हुआ और सबने मिलकर रेस्क्यू प्लान बनाया। हर कोई अपनी अपनी जगह तैयार हो गया। जियांग ने अपनी खास गन साथ ली जो उसने यूटीएस में काम करते वक्त खुद डिजाइन की थी। जैसे ही विक्ट्री आगे बढ़ा, दुश्मनों की फाइटर फ्लीट उन पर टूट पड़ी। तेहू जहाज चलाते हुए गोलियों की बारिश से बचने की कोशिश कर रहा था। वहीं जियांग पीछे खड़ी होकर दुश्मनों को जवाब दे रही थी। इस बीच बैब की कॉम्बैट पावर फिर से एक्टिवेट हो गई। वो सीधा फाइटर शिप्स पर झपट पड़ा और एक एक करके उन्हें तबाह करने लगा। आखिरकार जबरदस्त लड़ाई के बाद विक्ट्री रिसाइकलिंग फैक्ट्री तक पहुंच गया। टीम अंदर घुसी ताकि कोनिम को बचा सके, लेकिन हाइड्रोजन बॉम्ब को डिस्ट्रॉय करना असंभव लग रहा था। अगर वो ब्लास्ट होता तो 5000 किलोमीटर के दायरे में सब कुछ तबाह हो जाता। साथ ही क्रिटन वेव्स कोनिम के अंदर मौजूद नैनोबॉट्स को न्यूट्रलाइज कर देती। अब एक ही तरीका बचा था, कोनिम को क्रिटन के असर से दूर ले जाया जाए। तभी अचानक स्पेशल ऑप्स की फीमेल कमांडर सामने आ गई। उसने आसानी से तेहू, जियांग और यहाँ तक कि पावर पैक्ड बैब को भी हरा दिया। तभी टाइगर पूरी ताकत से उससे भिड़ गया। उसने खुद को एक बंद कमरे में कमांडर के साथ कैद कर लिया। जबरदस्त फाइट के बाद आखिरकार टाइगर ने उसे हरा दिया। टीम ने तुरंत जहाज स्टार्ट किया
और जितना हो सके उतनी तेजी से एस्केप करने लगे। लेकिन तभी सैकड़ों फाइटर शिप्स उनका पीछा करने लगे और उन पर हमला कर दिया। अब उनकी सबसे बड़ी उम्मीद थी एलाइज। कैप्टन जियांग ने अपनी वर्कशॉप के पुराने साथियों से मदद मांगी और पूरी सच्चाई बता दी। सबने धरती को अपना घर माना और मदद के लिए आगे आ गए। उनकी मदद से विक्ट्री कुछ देर और टिक पाया। इसी बीच एक शॉकिंग खबर वायरल हो गई। तेहू और सलिवन की बातचीत पब्लिक हो चुकी थी, जिसमें सलिवन ने अपनी असली योजना खुद कबूल की थी। असल में तेहू ने ये बातचीत सीक्रेटली रिकॉर्ड कर ली थी। अब सबको सलिवन की असली सूरत दिख गई। विक्ट्री जहाज 5000 किलोमीटर की सेफ डिस्टेंस तक पहुंच ही रहा था कि अचानक खुद सलिवन सामने आ गया। वो एक विशाल रोबोटिक वॉरशिप लेकर आया और विक्ट्री पर हमला शुरू कर दिया, जहां जहाज की सिक्योरिटी संभाल रहे रोबोटिक सोल्जर्स एक एक करके गिरने लगे। काउंटडाउन शुरू हो चुका था। बॉम्ब ब्लास्ट में बस 1 मिनट से भी कम वक्त बचा था। लग रहा था कि अब कुछ नहीं हो सकता, लेकिन विक्ट्री आखिरकार 5000 किलोमीटर के दायरे से बाहर निकल आया। और तभी सामने आया क्रू का असली प्लान। असल में शुरू से ही उन्होंने तय कर लिया था कि कोनिम को फैक्ट्री में छोड़ देंगे और विक्ट्री जहाज बॉम्ब को लेकर सुइसाइड मिशन पर जाएगा, यानी हाइड्रोजन बॉम्ब सलिवन के खिलाफ इस्तेमाल होगा। जैसे ही ब्लास्ट हुआ, सलिवन और उसका पूरा वॉरशिप आग के समंदर में समा गया। धमाके से हर तरफ रोशनी फैल गई और यूटीएस के आर्टिफिशियल सिटीजन्स और धरती पर बचे हुए लोग सबने चैन की सांस ली। पूरी धरती एक भयानक तबाही से बच गई। फैक्ट्री के लोग विक्ट्री क्रू की कुर्बानी को याद करके रो पड़े। तभी अचानक कोनिम की आंखों का रंग बदल गया और सबकी हैरानी के बीच विक्ट्री धीरे धीरे इंटैक्ट शेप में सामने आ गया। दरअसल कोनिम ने स्पेस डेब्री में मौजूद नैनोबॉट्स को कंट्रोल करके जहाज के चारों ओर एक प्रोटेक्टिव शील्ड बना दिया था। इसी वजह से क्रू के सारे सदस्य बच गए। कुछ ही वक्त बाद यूटीएस लीडरशिप ने पूरी दुनिया से माफी मांगी। उन्होंने वादा किया कि वो धरती को फिर से हरा भरा बनाने की कोशिश करेंगे। कोनिम का सपना भी आखिरकार सच हुआ। नैनोबॉट्स की पावर से उसने इंसानी रूप ले लिया। अब वो एक खूबसूरत जवान लड़की थी। तेहू भी नैनोबॉट्स की वजह से आखिरी बार अपनी बेटी से मिल पाया और उसे अलविदा कह सका। अब विक्ट्री क्रू एक फैमिली की तरह साथ रहते हैं। कभी कभी कोनिम को धरती पर वापस लाया जाता है ताकि वो इस ग्रह को और बेहतर बना सके। उम्मीद है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें।